हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग एएमआई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में करेंगे बात। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, क्या इंक्रीज माने रिस्क कैसे बढ़ता है घटता है, ठीक है, सब बात करेंगे। राइट द ब्रीफ ऑन द एटियोपैथोलॉजी, एटियोपैथोजेनेसिस, एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर और मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ एक्यूट एएमआई। ठीक है, क्या क्या एएमआई एक्यूट, जैसे एथियोपैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या क्या है एएमआई होगा तो, ठीक है, मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या क्या होगा, ठीक है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे। तो पहले डिफिनेशन करते हैं। एएमआई डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड एज मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया मतलब ब्लड की कमी, चाहे ऑक्सीजन की कमी मायोकार्डियल हार्ट में, डैट इंड्यूस सेलुलर नेक्रोसिस, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है नेक्रोसिस, एंड इट लीड and it is a leading cause of death of industrialized nation। ठीक है, और जितना भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, ऐसा देश जो विकसित हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है डेथ का। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के कमी से नेक्रोसिस हो जाता है, किसमें, मायोकार्डियल इस्कीमिया होने के कारण सेल में नेक्रोसिस हो जाता है। अब है इंसिडेंस और रिस्क फैक्टर, कि कहाँ इंसिडेंस है इसका, कहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कम है। जान लीजिए 10% जो इनफैक्ट ऑकर जो होता है वो लेस दैन 40 साल के, लेस दैन 40 ईयर, कम जो भी मैन होते हैं वुमेन होते हैं उनमें होता है। ज़्यादातर तो मैन में ही होता है, आगे हम पढ़ाएंगे। 45% जो पेशेंट होता है लेस दैन 65 ईयर्स होता है। जैसे जितना भी एएमआई होगा उसका 10% 40 साल से कम रहेंगे और 45% 65 साल से कम रहेंगे। इसका मतलब है कि इंक्रीज करेंगे एज तो रिस्क भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग रिस्क विथ इंक्रीजिंग एज, अगर एज बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ेगा। किसका, एएमआई का। मेल जो है आर कॉमनली अफेक्ट दैन फीमेल, माने ज़्यादा मेल अफेक्ट होता है। क्यों, दैट लेटर शो इंक्रीजिंग रिस्क विथ डिक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन जैसे जैसे लेवल घटेगा वैसे वैसे रिस्क फैक्टर एएमआई का बढ़ेगा, इसीलिए फीमेल में कम मेल में ज़्यादा होता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मिलाइटस, ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मिलाइटस एंड हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया भी, इंक्रीज एपिलोप्रोटीनेमिया बी, इंक्रीज लिपोप्रोटीन एंड ए, और इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, और हाइपर होमोसिस्टीयूरिया, सिस्टीन यूरिया आर, ये सब जो है रिस्क फैक्टर एक्यूट के लिए बढ़ा देता है। क्या क्या चीज़, जैसे हाइपरटेंशन हो जाए, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डायबिटीज मिलाइटस हो जाए, शुगर हो जाए, ठीक है, उसके बाद हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया में लिपोप्रोटीन बढ़ जाए, ठीक है, लियोप्रोटीनेमिया बी हो जाए, इंक्रीज कर जाए लिपोप्रोटीन, या सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज कर जाए, या हेमोसिस्टीन यूरिया इंक्रीज कर जाए, तो ये एएमआई का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक्यूट प्लग चेंजेस जो क्या करता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन करता है, ठीक है, और एक्टिवेशन होगा तो थ्रोम्बोसिस और वैसोस्पाज्म होगा, कोई दिक्कत, थ्रोम्बोसिस होगा। यही क्या करता है, एक्यूट ट्रांसम्यूरल एएमआई कराता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। या एक और भी है, सेवरल क्रोनिक आर्थराइटिस, ठीक है, या मायोकार्डियल डिमांड बढ़ने के कारण, या हीमोडाइनेमिक चेंजेस के कारण क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या हो जाता है, फिर आपका एक्यूट ट्रांसम्यूरल एएमआई हो जाता है, ठीक है। ये इवोल्यूशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो है ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन का ही है, कोई दिक्कत है, कोरोनरी आर्टरी का ओक्लूजन का ये फ्लो चार्ट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 10% जो है कि नहीं, 10% केसेस एएमआई इज नॉट एसोसिएटेड विथ एथेरोस्क्लेरोसिस, लगभग 10% जो एथेरोस्क्लेरोसिस से नहीं, माने ब्लॉक होने से नहीं होता है एएमआई, ठीक है। इट कॉज बाई अदर मैकेनिज्म जैसे वैसोस्पाज्म, इमोबिली और
अनएक्सप्लेन, कभी कभी तो पता भी नहीं डॉक्टर को चलता है कि भाई इसको आया क्यों मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई हुआ क्यों। ठीक है। इंटेंस रिलेटिव प्रोलॉन्ग, कहता है कि वैसोस्पाज्म क्या होता है, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंसली, जिसे इंटेंसली प्यार होता है, इंटेंस रिलेटिवली प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा देर तक। ठीक है। और वैसोस्पाज्म हो जाएगा विथ या विदाउट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो या ना हो, प्लग एग्रीगेशन होगा एंड काइंड प्लग एग्रीगेशन होगा। ये सब होने से क्या, इंटेंस प्रोलॉन्ग और वैसोस्पाज्म होने से क्या होगा, भले एथेरोस्क्लेरोसिस हो या ना हो, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा जिससे इंड्यूस हो जाएगा एक्यूट एमआई। कोई दिक्कत। इमोबिलिज्म क्या है, ये मे राइजेस फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम, आर्टरियल फिब्रिलेशन मतलब बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने मतलब काम करने लगता है आर्टरिया, तो वो लेफ्ट साइड में म्यूरल थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, वेजिटेशन, इंडोकार्डाइटिस एंड पैराडॉक्सिकल इमोबिलिज्म फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट या पेरिफेरल वेन, राइट साइड से या वेन से आए। क्या क्या, जैसे लेफ्ट साइड से तो ये हो गया, जैसे तो उसको हम लोग बोलेंगे उसमें इमोबिलिज्म। देखो इमोबिलिज्म या तो लेफ्ट साइड से बनेगा या राइट साइड से बनेगा। तो लेफ्ट साइड से बनेगा तो वो आर्टरियल फिब्रिलेशन से बनेगा, और राइट साइड से बहुत सारा कारण है, जैसे थ्रोम्बोसिस हो जाए, वेजिटेशन, इंडोकार्डाइटिस हो जाए, या पैराडॉक्सियल इमोबुलस बन जाए फ्रॉम राइट हाइट से या वेन से भी आ जाता है। कोई अनएक्सप्लेन में जो क्या होता है, 1/3 पेशेंट जो होता है कि नहीं एमआई का, स्मॉल इंट्राम्यूरल कोरोनरी वेसल डिजीज, जिससे स्मॉल इंट्राम्यूरल कोरोनरी वेसल डिजीज लाइक वेस्कुलाइटिस होता है, और हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होने के कारण मर जाता है लोग, 1/3 एमआई होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन पैथोजेनेसिस में लीड टू एक्यूट कोरोनरी एपिसोड। ठीक है। एक्यूट एपिसोड जो है कि नहीं, हीमोग्लोबिनोपैथोसिस के कारण भी आपका क्या हो जाता है, एक्यूट कोरोनरी एपिसोड आ सकते हैं। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर क्या क्या है एमआई का। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, आप देखिए, कह रहा कि स्वीजिंग, कंट्रास्टिंग और बर्निंग टाइप ऑफ रेट्रोएक्सटर्नल चेस्ट पेन एंड विच मोस्ट ऑफन ऑकर इन द अर्ली मॉर्निंग आवर। जैसे देखिए क्या होता है, क्लिनिकल जो फीचर है, सबसे पहले शुरू का ही उठिएगा उसी का 1 घंटा, इसीलिए लैट्रिन का आने के बाद आदमी का ज़्यादा होता है एमआई। ठीक है। जैसे आप बाथरूम लैट्रिन से आते हैं फ्रेश होके, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में ये एमआई होने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि उस समय इंक्रीज रहता है कैटाकोलामाइन। ठीक है। जो आपको ताज़ा तौर करते रहता है कैटाकोलामाइन। ठीक है। वही हार्मोन इंक्रीज रहता है, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है और इंक्रीज कर जाता है सीरम कंसंट्रेशन, और प्लाज्मोजेन एक्टिवेट हो जाता है, इनहिबिटर फर्स्ट एंड पोस्ट वैक्यूइंग एंड ये काम करता है, आपका पेन करने लगता है, रेडिएट करेगा बैक शोल्डर पे, पीछे कंधे पे जाएगा, जॉ पे, डाउन टू द अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म, बाएं कंधा पे जाएगा पहले, फिर अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर्म के अल्नर नर्व है उसी के एस्पेक्ट में ये अगर रेडिएट कर रहा है तो जानिए कि एमआई का खतरा है, अगर सुबह में ऐसा हो रहा है तब। ठीक है। अगर कभी भी शोल्डर दर्द करे सुबह में तो आप खतरा में हैं। ठीक है। एमआई का खतरा हो सकता है, आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप तो एज का आप नहीं रह गया। हम तो, मेरा एक फ्रेंड 9th-10th का फ्रेंड था, हमको लग रहा है उसका 22-25-30 साल होगा, 25 साल होगा आसपास, वो भी डेथ कर गया। ठीक है। तो बहुत ही सैड न्यूज़ है इसके बारे में। ठीक है। बहुत ही खतरनाक हो चुका है आज के डेट में। एंड डिस्नेप्निया पहले सुन में आता था कि भाई बुढ़ापे में हो रहा है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। डिस्पेनिया ड्यू टू पल्मोनरी कंजेक्शन, पल्मोनरी ओडिमा एंड एम्पियर कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट होता है। क्या क्या, डिस्पेनिया जो पल्मोनरी कंजेशन से हो जाए या पल्मोनरी ओडिमा से हो जाए, इम्पेयर कंट्रैक्टिबिलिटी, हार्ट का जो कंट्रैक्टिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़िया से कंट्रैक्ट नहीं करे, उसके कारण भी हो जाता है डिस्पेनिया। इंजेशन एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, और गैस का भी फीलिंग आएगा, तो ये नहीं सोचिए कि गैसे हुआ है, हो सकता है एमआई भी बना हो रहा हो। ठीक है।
एप्रीहेंशन एंड एनेक्सिटी से होता है। एनेक्सिटी मतलब कोई एनेक्सिटी हो जाता है एप्रीहेंशन के कारण। एनेक्सिटी क्या होता है, मतलब उदास टाइप का होता है, ठीक है। एनेक्सिटी मतलब पता नहीं, बिना मतलब कहीं आपको तकलीफ होने लगेगा, ठीक है। एक्सेस स्वेटिंग हो रहा है तो ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। नौसिया विदाउट और विदाउट वोमिटिंग, चक्कर आ रहा है या तो वोमिटिंग के साथ या बिना वोमिटिंग का, तो ये भी आपको खतरा दे सकता है। लाइट हेडनेस, थोड़ा सा हल्का कपार में दर्द एंड विदाउट साइनोप्स के विदाउट हो रहा है, विथ या विदाउट साइनोकोप। मगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा लोग, ठीक है। साइनोकोप्स, ठीक है। कॉफिंग एंड वीजिंग क्या है, कॉफिंग एंड वीजिंग इसके ये भी हो सकता है क्लिनिकल फीचर में। हिकॉपिंग मतलब हिकॉपिंग क्या होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व और डायफ्राम का आपको हिचकी आने लगेगा, इसको हम लोग हिचकी बोलते हैं। हिकॉपिंग को हिचकी बोलते हैं। हिचकी आना भी एमआई को दर्शाता है। रैपिड थ्रेड पल्स, ठीक है। रैपिड 3D पल्स चलने लगता है, रैपिड 3D पल्स, ठीक है। माने आपका पल्स 3D हो जाएगा, मतलब रैपिड, तेज और 3D हो जाएगा। एंड में एसिम्टोमेटिक हो सकता है, सिम्टोमेटिक हो। डिस्कवर ऑन ईसीजी पे डिस्कवर हो। साइलेंट एमआई कॉमन इन अंडरलाइंग डायबिटीज़ मिलाइटस एंड ऑल्डियर पेशेंट में, मतलब बूढ़े लोगों में और डायबिटीज़ मिलाइटस के पेशेंट में ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। जो डिस्कवर होगा ईसीजी में ही खाली डिस्कवर हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लिनिकल फीचर, बहुत सारा क्लिनिकल फीचर हम बताएं, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है। पहला जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आप अर्ली मॉर्निंग के 1 घंटा में जो चेस्ट पेन है, चाहे ये बैक पेन, शोल्डर पेन हो रहा है अल्नर नर्व के एस्पेक्ट में, लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो जाता है। और मेरा एक चैनल है रामानंद फाउंडेशन करके, वो समाज सेवा के लिए है। कृपया अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।